हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। आज हम बात करेंगे एक्सप्रेशन वेक्टर पे। क्या होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर? इससे पहले हमने क्लोनिंग वेक्टर्स को कवर कर रखा है। अगर आपको लगता है वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर पे। पहले देखते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं। जो वेक्टर होते हैं ये डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल की तरह एक्ट करते हैं। मतलब जो फॉरेन डीएनए है उसको होस्ट सेल के अंदर ले जाने का काम करते हैं। अब ये जब होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो दो फंक्शन करते हैं। या तो उस टारगेट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनेगी या फिर वो टारगेट डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इस बेसिस पर जो वेक्टर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया। एक होते हैं क्लोनिंग वेक्टर, दूसरे होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसके अंदर जो फॉरेन डीएनए होता है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं, उनको हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। दूसरे होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर जिसमें जो वेक्टर होता है, जो फॉरेन डीएनए होता है वो क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कैसे? पहले वो ट्रांसक्राइब होगा, उसके बाद ट्रांसलेट होगा इनटू प्रोटीन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है ट्रांसलेशन? ये देखिए, जब ये डीएनए अब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो जाए, डीएनए को आरएनए में कन्वर्जन की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए जब बन जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। इतना समझ में आया? क्या होता है ट्रांसलेशन, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? जब एक डीएनए से डीएनए बना, इस प्रोसेस को तो हमने कहा रेप्लिकेशन, कॉपी बन रही है ना। अब इस डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब इस एमआरएनए से इस तरह से प्रोटीन्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो नॉर्मली जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं उसके अंदर एक डीएनए से उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं। हमारे टारगेट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं, लेकिन क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होता। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जो क्लोनिंग वेक्टर होता है उसके अंदर ऐसे फैक्टर्स नहीं होते जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करा सकें। तो एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करते हैं? ये जो एक्सप्रेशन वेक्टर होते हैं ये वेक्टर्स होते हैं जो कि डीएनए को क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल के अंदर। अब जैसे ही इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल के अंदर तो होस्ट सेल के अंदर जाकर वो अपने आप को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। उसके एक्सप्रेशन के लिए कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है जिसको हम प्रमोटर, टर्मिनेटर, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स ये सब कहते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर को एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट को एक्सप्लेन करिए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सप्रेशन वेक्टर को ही एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, ह्यूमन सेल्स भी हो सकते हैं, मैमेलियन सेल्स भी हो सकते हैं, है ना, ईस्ट भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे एक्सप्रेशन सिस्टम होते हैं। अब एक्सप्रेशन सिस्टम वेक्टर्स में हमें क्या क्या चाहिए होता है? प्रमोटर की ज़रूरत होती है। प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर वो साइट होती है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, है ना, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर इस प्रमोटर वाली साइट पर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर एक सब यूनिट होती है, वैसे उसकी बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं, उसमें से जो उसकी सब यूनिट सिग्मा सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज की, वो जाकर प्रमोटर से बाइंड करती है ना, और क्या करती है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करती है। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा भी एमआरएनए का प्रोडक्शन। तो उस साइट को हम बोलते हैं टर्मिनेटर। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट कहते हैं। ठीक है, ये वो साइट होती है जहाँ पर एमआरएनए का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। फिर आती है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट।
जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है, ये वो साइट होती है जिस जगह पर आकर जो राइबोसोम है वो बाइंड करता है। जब राइबोसोम बाइंड करेगा, सब यूनिट्स बाइंड करेंगे, तो क्या स्टार्ट होगा? ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, यानी कि प्रोटीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। राइबोसोम साइट्स जो होती है, बाइंडिंग साइट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर इस साइट को हम शाइन डेलागार्नो सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर हम इसको कोजैक सीक्वेंस कहते हैं। अब हम बात करें सिलेक्टेबल मार्कर्स, ORI, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये एक्सप्रेशन वेक्टर में अलग होती है। और एक और चीज़ अलग होती है, वो होता है ट्रांसलेशनल इनिशिएशन रीज़न। ये वो रीज़न होता है जहाँ पर जो है ना क्लोनिंग वेक्टर और जो प्रमोटर होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस वाला रीज़न होता है, जिसको हम ट्रांसलेशनल इनिशिएशन रीज़न कहते हैं। अब बात करते हैं, ये चीज़ जो हो गई वो तो एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर अलग होती है, लेकिन ये जो 3 होते हैं वो क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर सिमिलर होते हैं, कॉमन होते हैं। जो ORI होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर में बात करी थी, ये वो रीज़न होता है जहाँ पर सेल का ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, यानी कि अपने आप रेप्लिकेशन होता है। तो हम टारगेट रीजन को इस वाले रीजन में डालते हैं तो एक ही सेल के अंदर उसकी कई सारी कॉपीज़ बन जाती हैं। जैसे क्लोनिंग वेक्टर में हमने PBR322 की बात की थी। ये एक क्लोनिंग वेक्टर होता है जिसके अंदर एक ही सेल में 15 से 20 कॉपीज़ बन जाती हैं, है ना। इकोलाई के अंदर जब हम इसको डालते हैं तो कॉपी नंबर कितने बन जाते हैं टारगेट सीक्वेंस की? 15 से 20 कॉपी बन जाती हैं। वहीं जब हम PUC18 के अंदर डालते हैं तो कई सारी 500 से 700 तक कॉपीज़ बन जाती हैं एक पर्टिकुलर टारगेट DNA की। तो ये वो वाला रीज़न होता है जहाँ पर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन होता है सेल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा हमने बात करी थी सिलेक्टेबल मार्कर्स की। तो क्या होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स? सिलेक्टेबल मार्कर से हमें पता चलता है कि जो हमारा टारगेट DNA है ये वेक्टर के अंदर गया या नहीं गया। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इस वेक्टर के अंदर 2 साइट्स होती हैं, मतलब है ना, डिपेंड करता है कि कौन सा मार्कर है। तो एक साइट होती है जिसको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, है ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होती है, यहाँ पर क्या करते हैं हम इस रीजन में अपना टारगेट DNA इंसर्ट करते हैं। तो जब हम इस रीजन में टारगेट DNA इंसर्ट करते हैं तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है वेक्टर की वो ख़त्म हो जाती है। तो जब हम इसको मीडिया एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया में लेकर जाएंगे तो ये उसमें ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जिस मीडिया में एंटीबायोटिक नहीं होगी वहाँ ग्रो कर लेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, है ना। इसको अलग कर लेते हैं, जो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं उनसे हम इनको अलग कर लेते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं? जिनके अंदर टारगेट DNA इंसर्ट हो जाता है ना, यानी कि कुछ इंसर्ट हो गया तो उनको हम रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। जिनके अंदर टारगेट DNA इंसर्ट नहीं होता उनको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। अब एक दूसरे आते हैं स्क्रीनेबल मार्कर। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं? हमारे पास जो वेक्टर होता है उसके अंदर एक जीन होती है जिसको हम बोलते हैं LEGZ जीन। LEGZ जीन क्या करती है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करती है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, जब हम इसे मीडिया में ग्रो करते हैं तो IPTG और एक्सकाल को रिड्यूस करके ब्लू कलर की कॉलोनीज बना देता है। अब हम क्या करते हैं, हम टारगेट DNA को इस रीजन में इंसर्ट कर देते हैं। जब हम टारगेट DNA को इस रीजन में इंसर्ट करते हैं तो जो LEGZ जीन है वो इनएक्टिव हो जाती है, बीटा गैलेक्टोज का प्रोडक्शन नहीं होता और कॉलोनीज ब्लू कलर की जगह वाइट कलर की कॉलोनीज फॉर्म होती है। तो हम क्या करते हैं, जो वाइट कलर की कॉलोनीज होती है उनके अंदर हमारा टारगेट DNA होता है और उन कॉलोनीज को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, हम उसको ग्रो कराते हैं, उसको ग्रो कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, जब ये जो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हो गए उनको हम क्या करेंगे, मीडिया के अंदर ग्रो कराएंगे, लार्ज स्केल पे ग्रो कराएंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, प्रमोटर भी होगा, टर्मिनेटर भी होगा, राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी होगी, ORI भी होगा, सिलेक्टेबल मार्कर भी होगा, MCS भी होगा और मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी होगी और ट्रांसलेशनल इनिशिएशन रीजन भी होगा। तो वो क्या करेंगे, अब हम उसे मीडिया में ग्रो कराएंगे तो सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी, बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, इन सेल्स को तोड़ देंगे, इन सेल्स को तोड़ेंगे और जो प्रोटीन है उसको बाहर निकाल लेंगे और फिर पैकेजिंग प्यूरीफाई कर लेंगे और पैकेजिंग करके मार्केट में बेच देंगे।
है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ छूटी कि MCS क्या होता है। MCS को हम बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ये वो रीज़न होता है जहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स की जगह होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इन रीजन्स पे कट करते हैं, और इन रीजन्स पे भी कट करेंगे, और क्या करेंगे, इन रीजन्स पे भी कट करेंगे, प्लस अपने टारगेट DNA को भी कट कर देंगे। और इस टारगेट DNA को यहाँ पर हम लोग इंसर्ट करेंगे, किसकी हेल्प से, एक एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं DNA लाइगेज, उस एंजाइम की हेल्प से हम इसको इंसर्ट कर देंगे। इतना हुआ, है ना। उसको हमने इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, फिर हम ऐसे प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, सिलेक्टेबल मार्कर भी है, प्रमोटर भी है, ऑपरेटर भी है, टर्मिनेशन सीक्वेंस भी है ना, पॉलीलिंकर यानी कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी हैं, रिप्रेसर भी है ना, ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। ऑपरेटर एक होता है इंड्यूसर, एक होता है रिप्रेसर। इंड्यूसर क्या करता है, जब हमारे पास प्रोटीन का कम होती है, mRNA कम होता है, तो ये क्या करता है, इंड्यूसर आगे बढ़ाता है, प्रमोट करता है MR ट्रांसक्रिप्शन को। लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा mRNA होता है तो वो क्या करता है, रेगुलेटर क्या करता है, रिप्रेस करता है, इसको रोकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये देखिए, ये रेगुलेटरी जीन होती है, प्रमोटर होता है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, टर्मिनेटर होता है। कोडिंग सीक्वेंस में स्टार्ट कोडॉन होता है जहाँ पर आकर ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। जिसने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, उसे पता होगा AUG करके मिथ्योनिन कोडिंग सीक्वेंस होता है, जहाँ से पॉलीपेप्टाइड का बनना स्टार्ट होता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। और क्या क्या होता है, ORI होती है, ये नीचे दिख रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है, ये सारी चीज़ें होती है एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको बस एक व्यू दिया है ना। तो काफ़ी बड़ा है एक्सप्रेशन वेक्टर, बस आपको एक जनरल पता होना चाहिए, है ना। तो आज ये छोटा सा लेक्चर था आपको एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में ऊपर ऊपर बताने के लिए। अब हम इसको कल बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।